morning, Jesse. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. लगता है कि सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और हमें अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देनी चाहिए। At the onset, I would like to introduce the two agencies to my colleagues. हमारे बीच में है रोहित मल्होत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से मिस्टर रोहित मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनके साथ है दिनेश गोयल, द अकाउंट सुपरवाइजर, आरमैम्स। अगर आज के प्रेजेंटेशन के बाद आरमैम्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो मिस्टर दिनेश गोयल अपने यहाँ उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरफ है आईवैम्स, दैट इज इंटरविजन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम सरीन। मैंने कल आईवैम ज्वाइन की है। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। आई होप यू विल बी प्राउड ऑफ मी। ओह वेल, आई एम सॉरी यंग लेडी, आई डोंट नो यू। वो यदि अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करे तो बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मेरा नाम दिव्यानी सेठ है और मैंने कुछ ही दिनों पहले आईवैम कंपनी को एज अकाउंट सुपरवाइजर ज्वाइन किया है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर गौतम सिरी। अगर एवीआई कंपनी के पब्लिक इशू की एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमें मिलती है तो आपके ऑफिस में मैं ही अपनी एजेंसी को रिप्रेजेंट करूंगा। सो फोक्स, प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। हम सब जानते हैं कि आप दोनों एजेंसीज में कितनी टेंशन होगी। इट्स क्वाइट नेचुरल। यू सी, कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का है, सो नेचुरली दोनों कंपनी चाहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले। एनीवे, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। शुरुआत हम करते हैं रोहित मल्होत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से। थैंक यू वेरी मच। थैंक गॉड पहले हमारी प्रेजेंटेशन नहीं बुलाई। पहले उसी को बुलाया जाता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना होता है। वो जानते हैं आईवैम कितनी फालतू एजेंसी है। सर, आप मेरी प्रेजेंटेशन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने रात भर वहां बैठ के मच्छर नहीं मारे जब आप सो रहे थे। ओ, ये साला अभी तक यहीं सो रहा। सारी रात बर्बाद कर दी साले ने। ए, चलो उठ, घर जा। मम्मी 5 मिनट सोने दो ना प्लीज। अबे मम्मी के बच्चे उठ। मम्मी ओनली 5 मिनट्स में उठकर स्टडी कर दूंगा ना। अबे उठता है कि सुबह हो गई सुबह। ये उठाने का तरीका है मम्मी। मैं कहाँ हूँ? ओह गॉड, मैं अभी तक यही हूँ। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, सपनों में होता तो और कहीं होता। जागेगा तो वहीं ना जहाँ रात को सोया था। और मेरी दोस्त देवयानी, वो अभी तक काम कर रही है। ओह गॉड, 11 बजने वाले हैं। शी इज स्टिल वर्किंग। मेरे ख्याल से मीटिंग सुबह 9 बजे की थी। बॉस तो अभी वहीं होंगे। जाहिर है तुम्हारी दोस्त भी वहीं होगी उन्हीं के साथ। हो ही नहीं सकता। मेरी दोस्त मुझे सोता हुआ छोड़कर जा ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारी दोस्त तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चली गई है। कोई नहीं है यहाँ पे, जाओ। व्हाट? देवयानी सेठ को मैं छोड़ूंगा नहीं। आने तो दो वापस। अरे अब थोड़ी ना आएगी वो वापस। अब तो दफ्तर बंद होने वाला है। दोपहर को 4 बजे खुलेगा तब आना। चल। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें दफ्तर बंद करना है तो मुझे अभी उस मीटिंग में लेकर चलो जहां पर देवयानी गई। ओके, अभी और इसी वक्त, राइट नाउ। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? देखो 11 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे की मीटिंग थी, अभी तक चल रही होगी क्या तुम्हारे लिए? चलो चलो, मुझे दफ्तर बंद करना है, बात काम है। चलो। ठीक है, मैं देवयानी को। हाँ, अरे तुम चलो, जो भी करना है तो देवयानी को बात में करो। जेंटलमैन, इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है।
अगर आप लोगों के दिल में कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। खैर, दिल पे पत्थर रखकर आखिर में हमें तय तो करना ही था। नो डाउट दोनों एजेंसीज की तरफ से जो भी प्रेजेंटेशंस हुई एकदम सिमिलर थी। हाँ, लेकिन एक चीज में फर्क था और वही चीज को आधार बनाकर हम डिसीजन ले रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट गोज टू मुझसे गलती क्या हुई है? मुझे नहीं मालूम था कि आप हमारे खिलाफ पिट पर खड़े हुए हैं। देखो देवयानी, अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम हर हद को पार कर चुकी हो और अब ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन रोहित अंकल प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। देवयानी, अगर तुम्हें जॉब चाहिए था तो तुम मेरे पास आ सकती थी। मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना कि तुम हम सबसे बदला ले सको। गुड बाय देवयानी। Congratulations, kid. आंखों में आंसू रो रही हो? नहीं सर, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये मेरी पहली इंडिपेंडेंट प्रेजेंटेशन है सर। चाहे किसी को मुझ पर गर्व हो या ना हो, but I am proud of myself, sir. I am proud of IIM. और देखिएगा सर, कुछ ही दिनों में हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बन जाएगी। आरजू मासी, कैसा है शांतम बेटे? इन पहले टेस्टों में उसको इतना दर्द हुआ कि बेचारे की रोते रोते ये हालत हो गई। शीला, तू तो हिम्मत मत हार। हाँ, तो क्या करूं आरजू, अपने बच्ची को इस तरह तड़पता देखकर मेरी जो हालत हुई है तुझे बता नहीं सकती। इतना दर्द हुआ इस नन्हे से बच्चे को, तो मैं हिम्मत ना हारूं तो क्या करूं, क्या करूं? ऐसे ही समय में इंसान की ताकत का पता चलता है। कैसी ताकत? एक बेबस बच्चे की मजबूरी को झेल लेना अगर ताकत कहते हैं, तो मैं नहीं बनना चाहती स्ट्रॉन्ग। नहीं आरज़ू, आरज़ू मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर। आज तो पता नहीं किसी तरह बीत गया, कल तक तो मैं टूट जाऊंगी। शांतम इतना रोता है क्या बताऊं, और ऊपर से श्रेया, उसकी तो हालत ही बुरी है। मैंने कोशिश की थी आरजू मासी, की थी कोशिश अपने आप को संभालने के लिए, मगर नहीं कर पाई। कैसी अजीब है ये जिंदगी, कैसी कैसी तकलीफें दिखाती है, कैसी अजीब है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या कर लोगी तुम आरज़ू? किस चीज का दिलासा दोगी मुझे? अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती शीना फिक्र मत करो, शांतम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होने वाला, कभी नहीं। आज ही डॉक्टर ने शीना से कहा था कि 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बस। बस शीना, बस कर। तू मुझे कह रही है कि मैं तुझे दिलासा देने के काबिल नहीं रही? तू खुद आंसू बहा के क्या करेगी? शांतम के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। उसके आसपास जितनी खुशियां फैला सकती है फैला दे तू। पर जाते जाते उसे ये दुख रह जाएगा कि उसने अपनी माँ को बहुत रुलाया है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
बेटे मैं घर जा रही हूँ, खाना लेके आऊंगी, रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। ध्यान रखो। शीना, तू जितना संभालेगी ना अपने आप को, उतना शांतम खुश रहेगा। कांची, थैंक यू आरज़ू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओह थैंक गॉड तू सलाखों के उस तरफ पहुंच गई। क्या फायदा कांची, तू तो अब भी इन सलाखों के पीछे है ना। एटलीस्ट तुझे तो पता है ना कि दिन यहाँ कैसे बीतते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं हर पल हर घड़ी में समय ही देखती रहती थी और सोचती थी बेचारे दीपक ने 8 साल इन सलाखों के पीछे कैसे गुजारा होगा, खासकर जबकि वो बेकसूर थे तेरी तरह। अच्छा छोड़ो, तुम लोग ये सब बातें मत करो। देखो आज तुम दोनों कितने ठीक हो, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। तेरे साथ भी तो, और बहुत कुछ हुआ भी। आज मैं जिंदा हूँ तेरी वजह से, और मैं तेरी वजह से मरती जा रही हूँ। अगर तू जिद नहीं करती ना तो मैं सलाखों के पीछे होती और तू यहाँ पे। कैसी बात करती है तू? वो आजादी होती। नहीं आरज़ू, यही आजादी है। बाहर न जाने किन किन जाल में फंसती मैं यही ठीक हूँ। अच्छा छोड़ ना ये सब बातों को। तारा तू कैसी है बता? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन जो कुछ हो चुका है उससे शायद ही मेरा पीछा कभी छूटे, और जो कुछ आगे होने वाला है वो मुझे अपने सामने दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बेबसी इस बात की है कि तू और शीना इस वक्त कितनी मजबूर हो। अरे हाँ, ये शीना का क्या सुन रही हूँ मैं? सच है क्या? बेचारी शीना, उसी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? उस बेचारी, वो तो अपने बच्चे, अपने शांतम की हेल्पलेसनेस देख रही है। पता नहीं क्या परीक्षा ले रहे हैं भगवान उससे, और वो तो वैसे ही खुद बच्चे की तरह है। किसी माँ को ये ना दिखाए कोई अपने बच्चे का मोह। तारा, तुझे याद है हमारा कॉलेज में शीना का एक टेडी बेयर हुआ करता था, उससे बिल्कुल लिपट के सोती थी वो। हमने छुपा दिया था एक बार, कितना रोई थी। और जो तूने कहा था ना, वो बिल्कुल बच्चे की तरह रो रही है जिसका खिलौना छिन गया हो। अब कैसे बर्दाश्त करेगी? ये तो उसका अपना जीता जागता बच्चा है, कैसे सहन करेगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती उस पर क्या बीत रही होगी। हो कांची, तू फिक्र मत कर, वीरू, आफ्ताब और बॉबी लगे हुए हैं। दीपक का असली कातिल वो लोग ढूंढ निकालेंगे। बस 1-2 दिन में वो लोग। बॉबी? कौन सा बॉबी? वो तुझे जानता है, वो कह रहा था वो तेरे होटल में पहले। बस और कुछ मत कहना। तो बहुत बुरा इंसान है कांची। क्या? तू जानती नहीं, उसी ने सुपारी दी थी उस चीमा को दीपक का कत्ल करने के लिए। नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं, मुझे जेरी ने कहा था। हाँ, जेरी ने कहा था कि वो पहले बुरा था, कुछ स्मगलर था या ऐसा कुछ, लेकिन अब सुधर गया है। सच, उसी जेरी ने मुझे ये कहा है। इनफैक्ट उसने दीपक के आखिरी दिनों में दीपक की मदद भी की है। उसके बाद से पैसे कमा के उसने दीपक के हॉस्पिटल के बिल चुकाए हैं भाई। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बॉबी ने तो कितनी बार कोशिश की है दीपक का कत्ल करने की, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो, मुझे जेरी की बात पे पूरा यकीन है। वो बॉबी का बेटा रॉकी ऑर्फनेज में पढ़ता है। अगर जेरी कहता है कि बॉबी सुधर गया है तो वो सच कहता है। नहीं, बॉबी कभी बदल ही नहीं सकता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कंचन। वो चोर है, कातिल है,
उसी के कारण मेरे और देवयानी के बीच में सारी गड़बड़ हुई थी। तो कहाँ फंसा रही है इस केस को? वो हमें लूट लेगा। तारा, कंट्रोल करो अपने आप को। 19 तारीख को चीमा अदालत में हाजिर हो रहा है ना। अगर बॉबी इस साजिश में शामिल है या उसने कत्ल किया है तो पता लग ही जाएगा। ये तूने अच्छा नहीं किया कंचन। भगवान जाने अब वो कौन सा खेल खेलने वाला है हमारे साथ। आज की कार्रवाई मिस्टर दीपक मर्डर केस पर है, जिसमें उनकी प्रेमिका मिस तारा सहगल को उनके कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया। फिलहाल उनको बेल पर रिहा किया गया है और उनकी तरफ से उनका केस मिस्टर एलन मजीठिया लड़े। ऑलराइट सर। Mr. Alan Majithia, you may proceed. Your Honor, with due respect to the court and to the police force, मैं अपने मुवक्किल मिस तारा सहगल के बिहाफ पर इस केस को प्रोसीड करने की इजाजत चाहता हूँ। You may proceed. Thank you, Your Honor. Your Honor, गोवा से मिली FIR और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मेरी मुवक्किल मिस तारा सहगल को पुलिस ने दीपक सेठ के आखिरी सांस लेने के आधा घंटे के बाद रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों क्योंकि उनके हाथ मरने वाले के खून से रंगे हुए थे और उन रंगे हुए हाथों को सबसे पहले जिस इंसान ने देखा उसका नाम है मिसेस नूतन बजाज, लेट मिस्टर अतुल बजाज की वाइफ। योर ऑनर, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दीपक सेठ के आखिरी दिनों में मिसेस बजाज ही उसकी देखभाल करती रही। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल तारा सहगल रंगे हाथों पकड़ी गई क्योंकि उनके हाथ मरने वाले के खून से रंगे हुए थे और अपने हाथों पर खून लगा हुआ देखकर वो चीखीं, चिल्लाईं ताकि मिसेस बजाज और उनका बेटा रोहन बजाज भागते हुए आएं और उन्हें रंगे हाथों पकड़े। योर ऑनर, मैं समझता हूं कि तारा ने दीपक सेठ को छुरा घोंप कर मारा होगा और चिल्लाने से पहले अपने हाथ खून से रंग लिए होंगे ताकि कोई आए और उन्हें रंगे हाथों पकड़े। कुछ ऐसा ही लगता है नहीं योर ऑनर, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहीं से दर्ज की गई है जहां से मिसेस बजाज ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। योर ऑनर, ऐसा कौन सा कातिल होगा जो सब कुछ करने के बाद अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दे? और क्या तारा खून करने के बाद पकड़े जाने से पहले चुपचाप वहां से खिसक नहीं सकती थी? और जिस छुरे से उसने खून किया वो उसके हाथों में नहीं होना चाहिए था? कहां है वो छुरा? योर ऑनर, सवाल तो यही उठता है, कहां गया वो छुरा? पूरे हॉस्पिटल में वो नजर नहीं आया। अगर वो चिल्लाईं और रंगे हाथों पकड़े रहने तक वो वहां रहीं तो क्या ये अक्लमंदी नहीं थी कि वो अपने हाथ में छुरा भी रखती ताकि इससे साफ जाहिर हो जाता कि कत्ल तारा ने ही किया था। खैर योर ऑनर, अब तक मैंने जो भी कहा वो इंट्रोडक्शन था उसका जो मैं अब कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये केस यहां से शुरू नहीं होता है। योर ऑनर, जैसा कि सब जानते हैं, दीपक सेठ 16 जनवरी की रात को कत्ल होने के 6 महीने से पहले हॉस्पिटल में थे। 3 जून 1994 को उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था क्योंकि उन पर पहली बार कातिलाना हमला किया था। गोवा में वो अपने दोस्त चीमा के साथ थे जब उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई थी। 3 जून 1994 से 28 दिसंबर 1994 तक वो कोमा में रहे। उसके बाद वो कोमा से बाहर तो आ गए, लेकिन उनकी दिमागी हालात खराब हो गई। वो अपनी याददाश्त खो बैठे और बच्चों की तरह बिहेव करने लगे। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उनके मरने के वक्त
दिमागी तौर पर उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। योर ऑनर, दीपक सेठ का अजीज दोस्त गुरिंदर सिंह चीमा इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। उसने कबूल किया है कि दीपक सेठ ने उसे उस वक्त दोस्त बनाया जबकि वो दीपक सेठ को कत्ल करने के इरादे से गया था और उसे बॉबी ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इससे पहले भी बॉबी 2 बार दीपक सेठ पर कातिलाना हमला कर चुका है। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस गवाह को पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि ये अपनी गवाही दे सके और ये केस आगे बढ़ सके। प्लीज गो अहेड। थैंक यू, योर ऑनर। गुरिंदर सिंह चीमा हाजिर हो। गुरिंदर सिंह चीमा हाजिर हो। गुरिंदर सिंह चीमा हाजिर हो। गुरिंदर सिंह चीमा हाजिर हो।